लोग इतिहास पढ़ेंगे। क्लास 6 में जो पर्यावरण हम क्लास 5 तक पढ़े थे, क्लास 6 में जाकर 3 बुक हो जाते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक। तो आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। हमारा अतीत, कक्षा 6 का अध्याय 1 हमारा अतीत। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास क्या है, इस इतिहास की परिभाषा क्या है और इसके जनक कौन है। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति, ह और आस, इन 3 शब्दों से मानी गई है। इसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। इतिहासकार वह अतीत यानी इतिहास की घटनाओं को इस ढंग से पाठक के सामने रखे कि पाठक उसे आसानी से समझ सके। यही इतिहासकार का मानना है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। उन्होंने इतिहास को प्रथम बार हिस्ट्री का नाम दिया। इतिहास क्या है, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। भविष्य के वर्तमान को भूत में परिवर्तित होने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही इतिहास है। पूर्वज पुरुषों के आचार विचार, संस्कार और सद्गुणों से हमारे जीवन को उन्नति की प्रेरणा मिलती है। यह इतिहास ही है जो एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी से जोड़ती आ रही है। इसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हेरोडोटस के इतिहास को कथात्मक शैली माना गया है, जिसका प्रमाण मिले और जो निश्चित रूप से घटी हो वही इतिहास है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इंडिका भारत का इतिहास का, मेगास्थनीज को भारत का इतिहास का जनक माना जाता है। विभिन्न विद्वानों को देखते हुए यह माना जा सकता है कि इतिहास के अध्ययन में विद्वान विभिन्न घटनाओं को एकत्रित किया जाता है तथा घटनाओं के कब, क्यों, कहाँ और कैसे होने के प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से ढूंढा जाता है और इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अध्याय 1 हमारा अतीत। इसमें कोई प्रश्न दिया नहीं हुआ है। इसमें सारे अध्याय का वर्णन किया हुआ है कि किस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। तो इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसे ही है जैसी एक व्यक्ति की याददाश्त गुम हो चुकी हो और उसे कुछ भी याद नहीं हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज में यह समाज उसके माता पिता, परिवार, गांव, देश, शहर से होकर पूरा विश्व तक फैला हुआ है। आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। यहाँ पे वैश्विक गांव का तात्पर्य है यह इलेक्ट्रॉनिक तंत्र मीडिया जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यहाँ व्यापार जो है बहुत ही, व्यापार का जो व्यवस्था है बहुत ही जटिल हो गया है। एक लोग दूसरे लोग से कनेक्टेड है। इसे ही वैश्विक गांव का संज्ञा दिया गया है। क्या हमारा समाज सदा के लिए ऐसा ही था? इसका विकास धीरे धीरे हुआ। यह जो हमारा समाज है पहले वैश्विक समाज नहीं, गांव नहीं था। इसका विकास बहुत ही धीरे धीरे हुआ था। शुरू में
अतीत से हमें, इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। इतिहास का वह काल, वह एक इतिहास अतीत का एक वह काल भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है, और न कोई पुस्तक मिलती है, न कोई रचना मिलती है, बल्कि जमीन के नीचे दबे हुए अवशेष वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती हैं। खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त होती है उसी से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली और जनजाति हमारे समाज इस युग में जी रहा है, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। उनके बीच के जो किंवदंतियाँ हैं, किस्से कहानियाँ हैं, रीति रिवाज जो प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से ऐसे समाजों की इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। यह अंदाजा हुआ कि इतिहास को जानने के साधन और स्रोत अनेक हैं और भिन्न प्रकार के हैं। इस सारे बातों को जानने से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिल सकती है, लिखित भी हो सकती है और पुरातात्विक भी हो सकती है, किंवदंतियाँ कहानियों के माध्यम से भी हो सकती है। तमाम स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मनुष्य प्रारंभ में रहता था, कैसे शिकार करता था, कंदमूल खाता था, भोजन खाता था, खेती करता था, गुफाओं में रहता था और गुफाओं से निकलकर कैसे मकान बनाकर रहने लगा, कपड़े का आरंभ कैसे हुआ और औजार हथियार कैसे बनाने लगा, कैसे उपयोग करने लगा, दूरस्थ स्थानों में कैसे जाने लगा, व्यापार, मुद्रा आदि का आरंभ कैसे किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन कैसे हुआ, कैसे उसको चलाने लगा और नियमबद्ध कानून बनाकर साम्राज्य को गठित किया। इन सारी बातों की जानकारी हमें इस पाठ्य पुस्तक से मिलेगी। सबसे पहले हम इतिहास की बुनियादी बातों को समझेंगे। मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ, पर्यावरण की विशेषता सभी योगदान देती हैं। हमारी सभ्यता का विकास नदी घाटियों के किनारे ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नदी घाटियों के किनारे की जो ज़मीन होती है ज़मीन बहुत होती है और वह उपजाऊ होती है। खेती का काम आसानी से किया जा सकता है। नदियों के सहारे व्यापार भी आसानी से किया जा सकता है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यता का विकास हुआ, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, ये सारे कालक्रमों को हम पढ़ेंगे। अपने सुविधा के अनुसार इन कालक्रमों को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका किस आधार पर किया गया है विभाजन, और अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं, तुलनात्मक रूप से इनका महत्व और उपयोगिता को समझेंगे। तीसरे अध्याय में मनुष्य के जीवन के उन चरणों को पढ़ेंगे जिसमें मनुष्य संगठित होकर रहने लगा, समाज का विकास होने लगा और समाज का विकास हुआ, मगर सभ्यता की किरण अभी प्रस्फुटित नहीं हुई थी। मनुष्य का जीवन कठिन था। कंदमूल शिकार खाकर अपनी जरूरतों को पूरा करता था। पत्थरों के औजार हथियार बनाना शुरू किया और इसके महत्व को आसानी से समझने लगा। मनुष्य ने आग का भी आविष्कार किया और आग जलाकर उसने अपने आप को ठंड से सुरक्षा करने लगा, जानवरों से सुरक्षा करने लगा और मांस को पकाकर खाने लगा। मनुष्य का जीवन में मौलिक परिवर्तन आया आग के आविष्कार से और अपना खाना खुद पकाने लगा। उसका जीवन स्तर में काफ़ी उन्नति हुई। चौथे अध्याय में हम लोग जीवन शैली को समझेंगे। खेती मनुष्य करना सीख लिया था, उसके साथ साथ पशु पालन, व्यापार, यातायात में काफ़ी प्रगति आई। उसके सोच विचार के अवसर भी बढ़े, सोच विचार में आदान प्रदान किया, जीवन के अर्थ और महत्व को समझने लगा।